our online classes. So class 7 आज हम पढ़ेंगे हिंदी रेसिटेशन में चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का है जो कि इस टर्म का आप लोगों का लास्ट चैप्टर है. चैप्टर नंबर 5 में है आप लोगों के ऊंचाई. चैप्टर नंबर 5 आप लोगों की है ऊंचाई, जिसमें से आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 कट किया गया है. उसकी जगह पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 लिया गया है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, इस टर्म का लास्ट चैप्टर. उससे पहले हम आपको चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज बताना चाहते हैं. आप लोग अपनी एक्सरसाइज जान लीजिए कि एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है. ये वीडियो देखते समय आप अगर अपनी बुक ओपन करके रखेंगे तो आपकी बुक की एक्सरसाइज साथ में होती रहेगी. एक्सरसाइज नंबर 2 है पन्ना कौन थी. पहला ऑप्शन आपका है कुंवर उदय सिंह की माँ, कुंवर उदय सिंह की बहन, कुंवर उदय सिंह की भाई, या इनमें से कोई नहीं. तो इसमें है आपका थर्ड नंबर सही है, कुंवर उदय सिंह की भाई. सेकंड है आपका कुंवर उदय सिंह किनके पुत्र थे. तो कुंवर उदय सिंह महाराणा सांगा के पुत्र थे, जिसमें ऑप्शन में दिया गया है महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वीर शिवाजी के पुत्र थे, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे, महाराणा सांगा के पुत्र थे. तो इसका आपका आंसर सही होगा, महाराणा सांगा के पुत्र थे. कुंवर को महल से बाहर किसने निकाला. बलबीर ने, सांगली ने, कीरत ने या चंदन ने. तो उनको बाहर निकालने का काम किसने किया था. कीरत बारी ने किया था. बलबीर किसे मारना चाहता था. पन्ना को, चंदन को, सांगली को या उदय सिंह को. तो पन्ना तो बलबीर उदय सिंह को मारना चाहता था. दीपदान किस प्रकार का एकांकी है. ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं. तो ये एक ऐतिहासिक एकांकी है. आपका यहाँ टिक द करेक्ट का है. उदय सिंह स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे. सही है. कीरत कुंवर उदय सिंह से घृणा करता था. गलत है. तीसरा है बलबीर चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठना चाहता था. सही है. पन्ना ने बलबीर से कुंवर जी के जीवन की भीख मांगी. सही है. बलबीर ने उदय सिंह की हत्या कर दी. तो गलत है. इसके बाद आपका एक पैराग्राफ पूरा दिया गया है. इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ के यहाँ पे इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको लिखना है. तो ये काम आप स्वयं खुद ही करेंगे. तो इसको SW आप राइट कर लीजिएगा. इसे आपको खुद करना है. इसे आप पढ़िएगा, यहाँ से आप आंसर ढूंढ के खुद राइट करेंगे. अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 पे. चैप्टर नंबर 6 है ऊंचाई. ऊंचाई का अर्थ ये है कि जैसे ऊंचाई मतलब अपनी लंबाई से भी है. ऊंचाई का मतलब जो हम कामों के द्वारा अपने कुछ जैसे व्यापार है, बिजनेस, जो हम बिजनेस अपना कर रहे हैं, या हम नौकरी पेशे के माध्यम से हम कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाएं. एक ऊंचाई का मतलब वो है और दूसरी ऊंचाई का मतलब लंबाई से भी होता है. तो कवि ये कह रहा है कि ऊंचाई ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, कि जो ऊंचा है, जो लंबा है वो बहुत अच्छा है, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए. उस ऊंचाई का कुछ अर्थ निकले तब जाके, जैसे उस ऊंचाई से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक फायदा अगर देश को होता है, समाज को होता है, तो वो ऊंचाई अच्छी होती है. ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे. ऐसी ऊंचाई जिसका परस, जिसको छूने से पानी पत्थर बन जाए. ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव कर दे. ऐसी ऊंचाई, ऐसी लंबाई जिसको देखने से मन में हीन भाव पैदा हो जाए. मन में हीन भाव मीन्स होता है कि मतलब घृणा वाले भाव पैदा हो जाए उसके प्रति, या ईर्ष्या के भाव पैदा हो जाए. अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है. अभिनंदन की अधिकारी वो अभिनंदन की अधिकारी, वो स्वागत का अधिकारी है, वो प्रशंसा का अधिकारी है.
आरोहियों के लिए आमंत्रण है, पर्वतारोहण के लिए, पर्वतारोहियों के लिए वो आमंत्रित करता है, आमंत्रण देता है, निमंत्रण देता है। उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, उस ऊंचाई पे, उस पहाड़ की ऊंचाई पे तो झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नीड़ नहीं बना सकती। उस ऊंचाई पे, उस पर्वत की ऊंचाई पे सिर्फ झंडे गाड़े जा सकते हैं, लेकिन कोई गौरैया, कोई चिड़िया वहां पे अपना घोंसला बना के वहां पे नहीं रह सकती। ना कोई थका मांदा बटोही उसकी छाव में पल भर पलक ही झपका सकता है। उस ऊंचाई के नीचे, इसको आप अर्थ लगा लीजिए कि जो ताड़ का पेड़ होता है, खूब लंबा होता है, लंबा होता है ना, तो उसकी ऊंचाई के नीचे, मतलब उसकी छाया में राहगीर कभी पल भर के लिए भी उसकी छाया के नीचे विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि उस पेड़ के नीचे छाया नहीं होती है। पेड़ यहाँ होता है और छाया, थोड़ी सी छाया बहुत दूर जाके दिखाई देती है। तो इसका मतलब यही है कि ऐसी ऊंचाई किस काम की, जिसके नीचे कोई राहगीर, थका मांदा व्यक्ति पल भर के लिए विश्राम ना कर सके। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सच यह है कि ऊंचाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसके लिए सबसे अलग थलग परिवेश से, पृथक अपनों से कटा बटा शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता है। केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, लंबाई ही काफी नहीं होती है, उसके सबसे अलग थलग, वो जो सबसे ऊंचा स्थान है, व्यक्ति है, पेड़ है, कुछ भी है, वो जो ऊंचाई पे है, वो सबसे अलग हो जाता है अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपनी जात से, अपने समाज से, हर वर्ग से वो अलग हो जाता, अलग थलग पड़ जाता है एकदम। अपनों से कटा बटा, परिवार से, समाज से, सबसे वो कटा बटा रहता है, अलग ही रहता है। शून्य में अकेला, आकाश के नीचे अकेला, एकदम अकेला, नितांत अकेला खड़ा रहता है। पहाड़ की महानता है, यही पहाड़ की महानता है। जो पर्वत इतनी ऊंचाई पे है, इतना ऊंचा है, इतना लंबा है, उसकी यही महानता है कि वो अकेला खड़ा रहता है पूरे टाइम, उसके आसपास कोई नहीं होता है। आगे है, मजबूरी है ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। उस पहाड़ की मजबूरी है ऊंचाई और गहराई में, उसकी ऊंचाई में और नीचे की गहराई में, ये उसकी मजबूरी है। आकाश पाताल की दूरी है, इन दोनों के बीच में आकाश और पाताल, पृथ्वी और आसमान जितनी दूरी है। जो जितना ऊंचा है उतना ही एकांकी है। जो मनुष्य जितने ऊंचे पद पे स्थित है, जो जितना उन्नति कर गया है, वो उतना ही अकेला हो गया है। हर भार को स्वयं ही ढोता है, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को वो अकेले ही ढोता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन होता है। बाहर से देखने पे वो खुश नजर आता है, बहुत संतुष्ट नजर आता है, बहुत प्रफुल्लित नजर आता है, लेकिन वो बनावटी होता है। उसके चेहरे पे मुखौटा लगा होता है, जिसमें उसने मुस्कान के खुश रहने का मुखौटा चिपका रखा होता है, लेकिन अंदर से वो रोता रहता है, उसे बहुत तकलीफ रहती है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। जिस तरह से आम का, बरगद का, नीम का पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना चौड़ा भी होता है चौड़ा ना, उसकी डालियां, लंबी लंबी डालियां खूब दूरी तक फैल जाती हैं। उससे क्या फायदा होता है, उसमें ऊंचाई भी है, साथ में चौड़ाई भी है, तो उसके नीचे छाया रहती है, और उस छाया से दुनिया को, समाज को, सबको फायदा मिलता है। खूब सा खड़ा ना रहे, औरों से खुले मिले, किसी को साथ लें, किसी के संग चले। फूट से अकेले ना खड़े रहें। लंबाई, अत्यधिक लंबाई होने से वो फूट की तरह अकेले ना खड़े रहें, वो और लोगों से मिले जुले, अपने समाज में, अपनी जाति में, अपने समूह में और लोगों से खिले मिले, उन लोगों से बात व्यवहार रखें और किसी को साथ लें, और अपने साथ उन लोगों को लेके चलें और उन लोगों को अपने
नहीं होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो आप किसी की आप मदद करेंगे तो कोई आपकी मदद करेगा, तो सबको साथ में लेके चलें। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 ऊंचाई। इसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, ये उन्हीं का है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखते रहिएगा, इससे आपका अर्थ क्लियर होता जाएगा। ओके, चलिए अब हम आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज बता देते हैं। इसमें से पहला दूसरी एक्सरसाइज में कविता की पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें से पहले का अर्थ हम लिखवाएंगे नहीं, दूसरे का अर्थ लिखवाएंगे, वो हम पीडीएफ में देंगे। फिर है किसे देखने से दूसरों के मन में हीन भाव उत्पन्न हो सकता है ऊंचे पहाड़ को देखने से। गौरैया का नीड़ कहाँ नहीं बन सकता है, बर्फीले पहाड़ों पर। अपने परिवेश से अलग कौन है जो औरों से ऊंचा है। शून्य में अकेले खड़ा होने में पहाड़ की कौन सी स्थिति का पता चलता है, उसकी मजबूरी का पता चलता है। ऑप्शन दिया गया है। चेहरे पर मुस्काने चिपकाने का क्या अर्थ है, दिखावटी प्रसन्नता। इसके बाद और कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।